तो ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 यूनिट 1 है, जिसका चैप्टर का नाम है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट। देखो, मार्केट है तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि गुड्स किसको कहते हैं। गुड्स बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है फ्री गुड्स, एक होता है इकोनॉमिक गुड्स। फ्री गुड्स हम लोग किसको कहते हैं, जो एबंडेंट इन सप्लाई होता है। देखो, वही चीज फ्री होता है जो चीज बहुत होता है। जो चीज बहुत है, आज भी हम लोगों को ऑक्सीजन ऑक्सीजन डेली लाइफ में हम लोग को खरीदना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये एयर में है और फ्री टू यूज है। बट वाटर आज के डेट में बहुत हद तक खरीदना पड़ रहा है। क्यों? वाटर का शॉर्टेज हो रहा है, वाटर का स्कैर्सिटी हो रहा है, इसलिए आज के डेट में वाटर खरीदना पड़ रहा है। पर ऑक्सीजन आज भी फ्री गुड्स है। तो जो भी चीज सप्लाई में एबंडेंट होता है, बहुत ज्यादा होता है, वो चीज ही फ्री होता है। ठीक है। दूसरा, तो इकोनॉमिक कौन होता है, जिस गुड का स्कैर्सिटी हो जाता है। स्कैर्सिटी जिस चीज का होगा, कमी जिस चीज का होगा, वही चीज सिर्फ इकोनॉमिक होगा। इकोनॉमिक मतलब जिसके लिए पे करना पड़ता है, और जिस चीज के लिए पे नहीं करना पड़ता है वो चीज को फ्री बोलते हैं। इसके लिए हमें कुछ प्राइस पे करना पड़ता है, बट इसके लिए हमें कोई भी प्राइस पे नहीं करना पड़ता है। प्राइस नॉट पेड, इसके लिए हमें प्राइस पे करना पड़ता है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, ये एक्सचेंजेबल है। एक्सचेंजेबल का मतलब क्या होता है, पैसा देते हैं और फिर ये सामान खरीदते हैं। जैसे अगर हम बात करें राइस का, राइस कैसे आता है हम लोग के पास, राइस इकोनॉमिक गुड्स है, राइस फ्री में नहीं मिलता है। तो हम लोग एक्सचेंजेबल है मतलब कुछ पे करते हैं तब हम लोग को उसके बाद वो चीज मिलता है। बट इसमें क्या है, इसको एक्सचेंज नहीं करना पड़ता है, इसमें कोई एक्सचेंज नहीं होता है, क्योंकि ये फ्री में मिलता है, सिर्फ मिलता है, कुछ बदले में देना नहीं पड़ता है। ठीक है। तो इसका कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब कुछ चीज पाने के लिए कुछ चीज खोना पड़ता है। मतलब अगर मेरे को दो जॉब ऑफर आया है, तो हम एक ही जॉब कर सकते हैं, दूसरा जॉब हम नहीं कर सकते हैं, दूसरा जॉब मेरे को छोड़ना होगा, क्योंकि एक पर्सन एक टाइम पे एक ही जॉब कर सकता है। तो वो जिस जॉब को छोड़ रहा है, उस जॉब के सैलरी को हम लोग बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि वो चीज नहीं मिला। इसमें कुछ भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है, नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि इसमें कोई भी चीज छोड़ना नहीं पड़ता है हमें कुछ पाने के लिए। इसमें क्या है, अगर राइस चाहिए तो पैसा छोड़ना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इसमें। इसमें कोई भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बात नहीं है। प्राइस का मतलब क्या होता है, प्राइस का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मनी नेसेसरी टू एक्वायर अ गुड और सर्विस। प्राइस का मतलब होता है उतना मनी हम लोग को पे करना ही पड़ेगा, कुछ अमाउंट ऑफ मनी है जो पे करना ही पड़ेगा अगर कोई गुड या सर्विस खरीदना है तो, जिसको हम लोग मनी वैल्यू भी कहते हैं। तो मनी वैल्यू बेसिकली कितने टाइप का होता है, मनी वैल्यू तीन तरीके का होता है। पहला एक्सचेंज वैल्यू, दूसरा वैल्यू इन यूज, और तीसरा सेंटिमेंटल वैल्यू। तो तीन तरीके का मनी वैल्यू होता है, एक्सचेंज वैल्यू, वैल्यू इन यूज और सेंटिमेंटल वैल्यू। तो एक एक करके इन तीनों वैल्यू का मतलब समझेंगे, क्योंकि एमसीक्यू में एक मीनिंग देगा और हम लोग को ऑप्शन रहेगा। एक्सचेंज वैल्यू वो होता है मैम एक बार आप नीचे का पेज दिखा सकते हैं? तो बेसिकली हम लोग पढ़ रहे थे कि मनी वैल्यू कितने टाइप का होता है। तो एक्सचेंज वैल्यू क्या होता है, देखो, एक्सचेंज वैल्यू होता है जब भी हम लोग, जैसे सोचो आज हम लोग के पास कोई मोबाइल है, अब फर्दर हम लोग को वो मोबाइल यूज नहीं करना है, तो हम लोग जाके उसको एक्सचेंज करवाते हैं। अब उसका एक्सचेंज वैल्यू क्या निकलता है, जैसा हम लोग का प्रोडक्ट का हाल होगा, जैसा उसका कंडीशन होगा, उस हिसाब से हम लोग को एक्सचेंज वैल्यू मिलेगा। अगर सोचो हम लोगों ने एक मोबाइल खरीद रखा है 50,000, अब हम लोगों ने उसे 2 साल यूज कर लिया है,
एक बार वो टूट गया था तो उसे हमने बनवा भी लिया है, रिपेयर्ड भी कर लिया है, ऐसा उस मोबाइल का कंडीशन है। और प्रेजेंट में उसका कैमरा उतना वर्किंग कंडीशन में नहीं है। हम लोग को एक दूसरा फोन खरीदना है 60,000, तो हम लोग अपना पुराना फोन देंगे और न्यू फोन लेंगे। न्यू फोन का प्राइस था 60,000, पुराने वाले प्राइस का एक्सचेंज वैल्यू निकाला गया है से 20,000, तो 60,000 के बदले हमें 40,000 कैश देना पड़ेगा और 20,000 में वो मोबाइल ले ले। तो इसको कहते हैं बेसिकली एक्सचेंज वैल्यू। यही इकोनॉमिक वैल्यू है। इकोनॉमिक वैल्यू मतलब उसका वैल्यू आज, उस सामान का आज वैल्यू कितना है मार्केट में, इकोनॉमिकली उसका वैल्यू कितना है, जिसको दूसरे तरीके से वैल्यू इन एक्सचेंज भी बोल सकते हैं। वैल्यू इन यूज क्या है? देखो, वैल्यू का मतलब होता है यूजफुलनेस और यूज का मतलब होता है यूटिलिटी, जिसका मतलब है एट्रीब्यूट। कोई भी चीज को जब हम लोग यूज करते हैं तो उसका उसका हम लोग वैल्यू कितना बताते हैं, जितना हम लोग को उससे सेटिस्फैक्शन मिला। जैसे आज हम लोग कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो बहुत लोग कमेंट में लिखते हैं, वहां फीडबैक में लिखते हैं, अपने रिव्यू में लिखते हैं ओवर प्राइस्ड। मतलब मेरे को खाना का बिल आया था 5,000, पर हम लोग बोलते हैं 5,000 लायक खाना नहीं था। व्हाट डज दिस मीन? कि उस खाने से मेरे को 5,000 जितना सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। खाना खाने के बाद मेरे को नहीं लगा कि इसके लिए मुझे 5,000 पे करना चाहिए था। हम लोगों को लगेगा कि ये ओवर प्राइस्ड। पर अगर किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां खाना एक्चुअली बहुत टेस्टी था, फूड एक्चुअली बहुत टेस्टी था, स्टाफ का बिहेवियर एक्चुअली बहुत अच्छा था, और फिर वहां पे 5,000 का बिल आए, तो हम बोलते हैं कि मतलब ठीक था, प्राइस वाज गुड, प्राइस ठीक था। तो इसका मतलब होता है वैल्यू इन यूज, कि हमारे सेटिस्फैक्शन पे डिपेंड करता है कि वो सामान हमारे लिए कितना यूजफुल था, उसका वैल्यू ठीक था या नहीं था। यहाँ है वैल्यू इन यूज, जो हमारी यूटिलिटी, हमारे एट्रीब्यूट, हमारे सेटिस्फैक्शन पे डिपेंड करता है। सेंटिमेंटल वैल्यू को बेसिकली इकोनॉमिक्स का टॉपिक नहीं माना जाता है। मतलब अगर आता है कौन सा वैल्यू को इकोनॉमिक्स में कंसिडर ना करें, तो हम लोग इसको टिक लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको इग्नोर किया गया, इसका नाम दिया गया है सेंटिमेंटल वैल्यू, इकोनॉमिक्स के बुक में ही दिया गया, पर इसको पूरा पूरी इकोनॉमिक्स का टॉपिक नहीं मानते, क्योंकि इकोनॉमिक्स हम लोगों का इमोशंस के ऊपर बेस नहीं करता, इकोनॉमिक्स फैक्ट के ऊपर बेस करता है। जो चीज को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता वो चीज इकोनॉमिक्स में नहीं आना चाहिए, वो सब साइकोलॉजी का टॉपिक होता है। बट जबकि एक वैल्यू का पार्ट है तो इसको यहाँ बोला गया है। ये एक सब्जेक्टिव मैटर है। आज कोई चीज से हम कितना इमोशनली अटैच है, उस चीज का वैल्यू वही समझ सकता है। जैसे सोचो कि कोई इंसान के पास एक पुराना वॉच है, रिस्ट वॉच, वो से उसके पेरेंट्स का है, और अब उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं रहते हैं, तो उस वॉच का वैल्यू वही समझ सकता है और कोई नहीं। उसका कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं है। अगर उसको मार्केट में ले जाके एक्सचेंज करे, बोले अगर उस घड़ी का एक्सचेंज वैल्यू निकाले, तो शॉपकीपर बोलेगा इसका 500 रुपया दाम है। बट ये उस आदमी के लिए जिसका पेरेंट्स का वॉच ये है, उसके लिए शायद ये 5 लाख से भी ज्यादा का हो, 5 करोड़ से भी ज्यादा हो, प्राइसलेस हो, क्योंकि वो उसके पेरेंट्स का है। तो ये वो बोलेगा ये तो मेरे लिए प्राइसलेस है। वो ये किस हिसाब से उसका वैल्यू बता रहा है? वो सेंटिमेंटल वैल्यू बता रहा है उस प्रोडक्ट का। तो ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? हर आदमी का अलग अलग ओपिनियन है। रोहन का अपना ओपिनियन है, श्रुति का अपना ओपिनियन है, मेरा अपना है, तो उस चीज को कहते हैं सब्जेक्टिव। तो सेंटिमेंटल वैल्यू जो टॉपिक है ये सब्जेक्टिव है, और ये एग्जेजरेट करके बताया हुआ है। मतलब हो सकता है हम उसका दाम बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, बट रियल में वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तो 3 तरीके का वैल्यू हम लोगों का एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अगर पूछा जाए मार्केट का एलिमेंट क्या क्या है, इसमें स्टूडेंट्स थोड़े से एमसीक्यू मार्क करने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केट का एलिमेंट किसको बोलेंगे। मार्केट का एलिमेंट है जो जो चीज मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, जो चीज मिलकर एक मार्केट बनाता है। मतलब एलिमेंट के बिना मार्केट इनकम्प्लीट है। एक मार्केट का होने के लिए इन सारे एलिमेंट्स का होना जरूरी है। पहला है हम लोगों का बायर्स एंड सेलर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बायर और सेलर। एक मार्केट में अगर बायर और सेलर ही नहीं है तो वो मार्केट मार्केट नहीं होगा।
तो बायर और सेलर का होना जरूरी है। दूसरा, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस का होना जरूरी है, वरना हम बाई और सेल करेंगे क्या। तो इम्पोर्टेंट है कि कोई प्रोडक्ट और सर्विस तो हो जिसको हम खरीद बेच करेंगे। तीसरा, बार्गेनिंग फॉर अ प्राइस। वहां हमेशा मार्केट वही है जहां पे बार्गेनिंग पावर है। यहाँ बार्गेनिंग का वो मतलब नहीं है जो मम्मी लोग जाकर मार्केट में बोलती है 100 का सामान को 80 में दे दीजिए, दैट इज नॉट बार्गेनिंग। यहाँ वो बार्गेनिंग का बात नहीं हो रहा है। यहाँ बात हो रहा है डिमांड सप्लाई जो एडजस्ट करता है मार्केट में, वो वाला प्राइस का एडजस्टमेंट का बात हो रहा है, जो डिमांड सप्लाई का चेंज से डिटरमाइन होता है। यहाँ वो बार्गेनिंग पावर का बात हो रहा है। नंबर 4 है नॉलेज। हम लोगों को नॉलेज होता है प्राइस का, प्रोडक्ट का, किस सामान का कितना प्राइस होना चाहिए। नंबर 5, वन प्राइस एट अ गिवन टाइम। एक प्रोडक्ट का एक टाइम में एक ही प्राइस होता है। जैसे कि अगर हम लोग बोले आज मैंगो का जब सीजन आता है तो हम लोग को पता है एक टाइम पे 200 रुपीज केजी चल रहा होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऐसा नहीं है 200 रुपया ही पूरे मार्केट में, पूरे इंडिया में एक टाइम पे 200 मिल रहा होता है। एक मार्केट में, एक मार्केट का मतलब होता है एक प्लेस। जैसे अगर हम लोग एक एरिया उठा ले, पार्क स्ट्रीट उठा ले, तो पार्क स्ट्रीट में मैंगो अगर 300 रुपीज केजी मिल रहा है तो पूरे पार्क स्ट्रीट में, पूरे पार्क स्ट्रीट के मार्केट में 300 का ही मिल रहा होगा। अब ऐसा नहीं एग्जैक्टली 300 का ही मिलेगा, 310, 290, पर उसी के आसपास घूम रहा होगा। तो ये है मार्केट का एलिमेंट। अब मार्केट को दो हिस्से में बांटा गया है। मार्केट दो तरीके का होता है, एक प्रोडक्ट मार्केट, एक होता है फैक्टर मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट होता है जहां पे कुछ प्रोडक्ट सेल, गुड्स या सर्विस सेल हो रहा हो, जहां पे गुड्स और सर्विस हो। पर यहाँ पे क्या सेल होता है, फैक्टर्स सेल होते हैं। फैक्टर्स हम लोग पढ़कर रखे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो बेसिकली जिस मार्केट में इन सब के खरीद बेच का बात हो वो है फैक्टर मार्केट। जहां पे इन सब का खरीद बेच हो, सिर्फ गुड्स और सर्विस का, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट। तो ये इसको कौन खरीदता है, इसको कोई कंज्यूमर ही खरीदेगा, क्योंकि आज हम ही लोग तो गुड्स और सर्विस खरीदेंगे। पर फैक्टर्स क्यों कोई कंज्यूमर खरीदेगा, इसको प्रोड्यूसर खरीदते हैं कुछ प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये याद रखना है कि प्रोडक्ट मार्केट में गुड्स और सर्विस सेल होता है जिसे कंज्यूमर खरीदते हैं, और फैक्टर मार्केट में फैक्टर्स का खरीद बेच होता है जिसे प्रोड्यूसर खरीदते हैं। अब एक काम का बात याद रखना है, मार्केट का क्लासिफिकेशन। मार्केट किस तरह से क्लासिफाई है, डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। तो ध्यान से समझो, ज्योग्राफिकल वाइज अगर पूछे, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन का बात करें तो मार्केट 4 हिस्सों में बटा हुआ है। अगर ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन का, ज्योग्राफिकल मतलब जगह वाइज देखें तो लोकल मार्केट होता है। हम लोग कहते हैं ना लोकल मार्केट है, लोकल मतलब सिर्फ अपने एरिया का। रीजनल मतलब एक रीजन तक का मार्केट, जिसे रीजनल कहते हैं। रीजनल का मतलब एक सिटी कह सकते हैं, एक सिटी, एक एक स्टेट। रीजनल एक रीजन जो बनाता है। 3, नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट मतलब इंडियन मार्केट, और इंटरनेशनल मार्केट मतलब पूरा इंटरनेशनल, पूरा इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो लोकल होता है सिर्फ अपने एरिया का, रीजनल होता है सिर्फ अपने सिटी का या अपने स्टेट का, नेशनल मार्केट होता है पूरे इंडिया का, इंटरनेशनल मार्केट होता है जो फॉरेन तक में फैला हुआ है। ये है ज्योग्राफिकल डिवीजन। टाइम वाइज डिवाइडेड कैसे है, एक होता है वेरी शॉर्ट मार्केट पीरियड।
जो ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोडक्ट, जैसे कहीं मेला लगता है तो 1 महीने के लिए, 20 दिन के लिए, 15 दिन के लिए वो मेला लगता है, तो वो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट है, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। तो वो बहुत शॉर्ट पीरियड मार्केट है, ये टाइम के हिसाब से हम लोग उसको कह रहे हैं वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। दूसरा बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड हम लोग बोलते हैं जो लेस देन 1 ईयर के लिए हो। तीसरा होता है लॉन्ग पीरियड मार्केट, जो मोर देन 1 ईयर के लिए हो। और फोर्थ होता है वेरी लॉन्ग पीरियड, जो नेवर एंडेड रहता है, बहुत साल पुराना बिजनेस जो रहता है। इस मार्केट को सेक्युलर मार्केट भी कहते हैं। तो ये 2 हुआ। तीसरा डिवीजन किया गया है मार्केट को नेचर के हिसाब से, ठीक है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से। इसका पहला क्या है, स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट क्या होता है, तुम लोग को अभी ये सामान पसंद आया, तुम लोगों ने अभी खरीद लिया, वो होता है स्पॉट मार्केट। जैसे तुम लोग को गोल्ड का एक इयररिंग पसंद आता है, या गोल्ड का एक चेन पसंद आता है, तो अभी पसंद आया, तुम लोगों ने अभी वो जिस प्राइस में मार्केट में था, अभी सेलर ने कहा ये वाला चेन 50,000 का है, तुम लोगों ने अभी 50,000 दिया, अभी उसे खरीद दिया, दैट इज स्पॉट मार्केट। इसे कैश मार्केट भी कहते हैं। स्पॉट मार्केट मतलब ऑन द स्पॉट खरीद लिया, तुम लोगों ने अभी उसका प्राइस पूछा, अभी ही उसका प्राइस पे भी कर दिया। दूसरा होता है फ्यूचर या फिर फॉरवर्ड मार्केट। ये एक चीज नहीं है, अलग अलग ही मार्केट है ये, बट दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। ये मार्केट क्या मार्केट होता है, तुम लोगों ने अभी सोचो, 2 लड़का है, इसे लगता है कि गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होने वाला है, और इसे लगता है गोल्ड का प्राइस गिरने वाला है। मतलब हम अब देखना, हम लोग जब बात करते हैं तो बोलते हैं ना कि अभी तो देख लेना, बस अभी दाम बढ़ा हुआ है, 2 महीना बाद देखना ना गोल्ड का प्राइस गिर जाएगा। पर कुछ लोग बोलते हैं अरे अभी तो बढ़ना शुरू हुआ है, कुछ दिन रुको ना, गोल्ड का प्राइस और बढ़ जाएगा। अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन है। अभी सोचो मार्केट में चल रहा है 50,000 रुपया, अभी चल रहा है 10 ग्राम का, सोचो, ठीक है। तो अभी 10 ग्राम का दाम चल रहा है 50,000। ये आदमी बोल रहा है गोल्ड का दाम बढ़ने वाला है, ये आदमी बोल रहा है गोल्ड का दाम गिरने वाला है। अब होगा तो रियल में कोई एक ही चीज, कब, 2 मंथ्स के बाद। तो इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, ये बोलेगा कि अगर प्राइस ये सोचो बना है बायर और ये बना है सेलर, तो बायर बोलेगा कि ठीक है, तुम एक काम करो, अगर 2 महीने के बाद इन लोग दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि गोल्ड का दाम ये बोल रहा है बढ़ेगा, ये गिरेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट हो जाने से क्या होगा, 2 महीने के बाद इस आदमी को गोल्ड 50, मतलब 2 महीने बाद ये आदमी इस आदमी से गोल्ड खरीदेगा, मतलब बायर गोल्ड परचेज करेगा, पर 50,000 रुपया ही देगा। सेलर को लगता है प्राइस गिरेगा, तो ये क्या बुद्धि लगा रहा है, ये सोच रहा है गोल्ड का दाम 2 महीने बाद 40,000 का हो जाएगा। पर ये आदमी तो 50,000 पे कॉन्ट्रैक्ट किया है, गोल्ड का दाम जितना भी हो ये आदमी 50,000 ही देगा, क्योंकि आज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। 2 महीने बाद जब गोल्ड का दाम 40,000, इसको लग रहा है गोल्ड का दाम जब 40,000 हो जाएगा, तो हम 2 महीने बाद मार्केट में जाएंगे, 40,000 में गोल्ड खरीदेंगे और इसको जाके दे देंगे, ये तो मेरे को 50,000 देगा, तो मेरे को 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा ये सोच रहा है कि गोल्ड का दाम तो 2 महीने बाद गिरेगा, गिरकर गोल्ड का दाम हो जाएगा 40,000। जब गोल्ड का दाम 40,000 हो जाएगा तो मार्केट में जाएंगे, गोल्ड को 40,000 में खरीदेंगे और इसको दे देंगे, ये तो मेरे को 50,000 देगा जिसपे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो मेरे को 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। और ये सोच रहा है कि 2 महीने के बाद गोल्ड का दाम तो बढ़ जाएगा, 60,000 हो जाएगा,
पर हम तो इसको 50,000 ही देंगे, तो मेरे को 60,000 का सामान 50,000 में मिल जाएगा, तो हमको 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। अब होगा तो रियल में कोई एक ही चीज, किसी एक का ही प्रॉफिट, बट इस तरीके के मार्केट को कहते हैं फ्यूचर मार्केट या फॉरवर्ड मार्केट। कि ट्रांजैक्शन डील आज हुआ है, बाई से सेल आज हुआ है, पर कैश पेमेंट या एक्चुअल गोल्ड का डिलीवरी, गुड्स का डिलीवरी तो फ्यूचर में होगा 2 महीने के बाद। तो स्पॉट मार्केट में आज मेरे को गोल्ड खरीदे 50,000 का, अभी 50,000 का गोल्ड लिए, अभी 50,000 कैश लिए। पर फ्यूचर और फॉरवर्ड मार्केट में हम परचेस सेल आज कर लिए हैं, बट ट्रांजैक्शन मतलब गोल्ड मिलेगा और पैसा देंगे, ये चीज 2 महीने के बाद होगा। तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट। फोर्थ डिवीजन क्या है इसका? फोर्थ डिवीजन है रेगुलेशन के हिसाब से। ये वाला जो है ये है कि कुछ मार्केट रेगुलेटेड मार्केट होता है और कुछ मार्केट अनरेगुलेटेड मार्केट होता है। रेगुलेशन के हिसाब से ये दो टाइप का है, रेगुलेटेड मार्केट, अनरेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सेबी। सेबी इस मार्केट को रेगुलेट करता है। और इसको कौन रेगुलेट करता है? ये फ्री है, इसको कोई रेगुलेट नहीं करता, इसको जैसे मन ये वैसे ऑपरेट होता है। पर इसमें जो भी रूल होता है वो सेबी का होता है। या रेगुलेशन किस मार्केट का बोल रहा है? स्टॉक मार्केट का। स्टॉक मार्केट को जो रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स बनाता है वो सेबी बनाता है, तो रेगुलेटेड मार्केट। जिस मार्केट में किसी का रूल नहीं चलता उसको बोलते हैं अनरेगुलेटेड मार्केट। फिफ्थ टाइप है हम लोगों का वॉल्यूम के हिसाब से। वॉल्यूम का मतलब है ज्यादा खरीद बेच होना। एक होता है होलसेल मार्केट, जिसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम में सेल होता है और जिस मतलब बहुत लार्ज अमाउंट का सेल होता है एक टाइम पे। और दूसरा होता है हम लोगों का रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट क्या होता है? जिसमें थोड़ा थोड़ा एक एक सामान सेल होता है, जिसमें कंज्यूमर जाते हैं परचेज करने। होलसेल मार्केट में जो परचेजर होते हैं वो कोई बिजनेसमैन ही होते हैं, पर रिटेल मार्केट में जो परचेज करने जाता है वो लोग कंज्यूमर होते हैं। तो वॉल्यूम के हिसाब से मार्केट दो में बटा हुआ है, होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट। और सिक्स्थ और लास्ट है कंपटीशन के हिसाब से। कंपटीशन के हिसाब से मार्केट चार टाइप का है। पहला है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, दूसरा है मोनोपोलिस्ट मार्केट, तीसरा है हम लोगों का मोनोपोली मार्केट, और फोर्थ है हम लोगों का ओलिगोपोली मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है? जिसको हम लोग समझेंगे वेजिटेबल मार्केट से। इसको याद रखने का बेस्ट तरीका है, इसका एग्जाम्पल ही है वेजिटेबल मार्केट। वेजिटेबल मार्केट में हम लोग क्या देखते हैं? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर दिखते हैं वेजिटेबल मार्केट में, बहुत सारे सेलर दिखते हैं। दूसरा, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है, जिसको आकर अपना वेजिटेबल सेल करना है करो, नहीं बेचना है चले जाओ, कोई नहीं है जो तुमको रोकेगा या आने के लिए फोर्स करेगा। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट है। नंबर 3 होमोजीनियस प्रोडक्ट है। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब सिमिलर प्रोडक्ट। वो अगर पोटैटो बेच रहा है तो वो भी पोटैटो ही बेच रहा है, दोनों का पोटैटो सेम ही है, तो होमोजीनियस प्रोडक्ट है, दोनों सेम ही सामान बेच रहा है। इसलिए नो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। एडवर्टीजमेंट हम लोग कहाँ कराते हैं? जहां पे तुम्हारा सामान और मेरे सामान में कुछ तो डिफरेंस हो। अगर तुम्हारा सामान, तुम भी आलू बेच रहे हो, हम भी आलू बेच रहे हैं, तो हम अपना आलू का ऐड कराते वक्त क्या बोलेंगे? ये आलू बहुत अच्छा है, ये आलू खा के आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ऐसे तो हम ऐड करा नहीं सकते। तो ऐड कराने में हमको अपने प्रोडक्ट को कुछ अलग दिखाना पड़ेगा। यहाँ हम अपने प्रोडक्ट को अलग कैसे दिखाएंगे? सबका प्रोडक्ट तो होमोजीनियस है। तो इसलिए यहाँ कहा जाता है नो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट या नो सेलिंग कॉस्ट। या सेलिंग कॉस्ट का मतलब ही है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, और कोई मतलब नहीं है यहाँ सेलिंग का। नंबर 5 है यहाँ प्राइस टेकर होते हैं। प्राइस टेकर मतलब डिमांड और सप्लाई के मतलब एडजस्टमेंट से जो इक्विलिब्रियम से प्राइस डिसाइड होता है वो ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम से डिसाइड होता है। यहाँ पे कोई सेलर अपना प्राइस नहीं रख सकता। अगर आलू का प्राइस डिसाइड हुआ है 35 रुपीज केजी,
तो वो 35, 36, 34 के रेंज में ही बेचना होगा। हम अपने आप 20 रुपया में नहीं बेच सकते या 100 रुपया में नहीं बेच सकते। तो इसका ये सारे फीचर्स हैं। इसका एग्जाम्पल याद रखना, वेजिटेबल मार्केट। नेक्स्ट है मोनोपोलिस्ट मार्केट। इसके बाद बोल रहा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसका क्या मतलब होता है? इसका एग्जाम्पल याद रखो, सोप का कंपनी, शैम्पू, टूथपेस्ट। एग्जाम्पल याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एमसीक्यू में हम लोगों का देगा प्रोडक्ट देकर कि ये कौन सा मार्केट है, इसलिए एग्जाम्पल याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट, ये सारे एग्जाम्पल है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। तो इसका क्या होता है? इसमें भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। इसमें भी फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट होता है। तुमको अपना कोई सोप लॉन्च करना है, करो, कोई रोकेगा नहीं। थर्ड, यहाँ पे प्राइस मेकर होते हैं। मेरे को अपना साबुन का क्या प्राइस रखना है वो हम डिसाइड करेंगे, कोई और नहीं। तो यहाँ पे प्राइस मेकर होते हैं। यहाँ पर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मतलब मेरा प्रोडक्ट और तुम्हारा प्रोडक्ट सेम नहीं है। मतलब लक्स साबुन और डव साबुन दोनों सेम नहीं है। अब देखो, और एक बात है, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होता है, इसलिए कहते हैं यहाँ सेलिंग कॉस्ट है। ठीक है, तो ये सारा चीज यहाँ पर, ये इसका कैरेक्टर है, इसका ये 5 कैरेक्टर। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, यहाँ पे फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट है, यहाँ पे प्राइस मेकर होते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, डव और लक्स दोनों साबुन सेम नहीं है, और एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है। ये लोग ऐड करके दिखाते हैं कि माई सोप इज बेस्ट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर सिंगल सेलर होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। नंबर 2, यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होता है। यहाँ पे घुसना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे एंट्री बंद किया हुआ है, हम लोग नहीं घुस सकते। इसका एग्जाम्पल क्या है? इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में जो भी ट्रेन या जो भी चीज लॉन्च होता है वो गवर्नमेंट का ही होता है। कोई भी प्राइवेट सेक्टर को इसमें घुसने का परमिशन नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, घुसने ही नहीं दिया जाएगा। नंबर 3 क्या है? यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है? प्राइस में भेदभाव। डिस्क्रिमिनेट करना मतलब बायस रहना, कुछ भी चीज में भेदभाव। इससे वो प्राइस चार्ज करो, उससे ये प्राइस चार्ज करो। अगर हम लोग स्टूडेंट बोलकर टिकट कटवाएं तो कम पैसा लगता है। अगर हम लोग कोई और चीज बोल दे, सीनियर सिटीजन बोल दे, तो अलग पैसा लगता है। मतलब सेम सामान के लिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्राइस होता है। नंबर 4, यहाँ पे कोई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं होता है।